हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के बारे में। क्या होती है ये डॉक्ट्राइन? तो ये डॉक्ट्राइन सबसे पहले हमें कहाँ से मिली है? ये मिली है आर्टिकल 13 से, जिसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसा कोई भी लॉ है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है इनकंसिस्टेंट है, या जिसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डेंस में नहीं है, तो उस केस में जो है हम पूरे के पूरे लॉ को जो है डेड डिक्लेयर नहीं कर देते, यानी नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर देते, बल्कि इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग वो लॉ जो है वो ओवरशैडो हो जाता है हमारे फंडामेंटल राइट से। और जब कभी भी किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उसके अंदर चेंजेस आते हैं और वो इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाती है, वैसे ही वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि हम उस पूरे लॉ को जो है वो वॉइड डिक्लेयर ना करें, डेड डिक्लेयर ना करें, बल्कि ये समझें कि वो जो है अनएनफोर्सेबल है और वो ओवरशैडो हो गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स से। तो जैसे ही किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है अमेंडमेंट हो जाता है और जो इनकंसिस्टेंसी है फंडामेंटल राइट्स के साथ वो खत्म हो जाती है, वैसे ही वो पूरा का पूरा लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। अब ये आया किसके थ्रू हमने ये डॉक्ट्राइन समझी? वो आर्टिकल है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंस में है, तो वो लॉ जो है एनफोर्सेबल नहीं होता, उसे हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा प्रोविजन जो हमारे इनकंसिस्टेंट है हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसे हम क्या डिक्लेयर कर दे? वो वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर इस स्टैट्यूट को हम एट द सेम टाइम डेड ना माने और उसे ये माने कि वो मॉरिबेंड कंडीशन में है, यानी ओवरशैडो हो गया फंडामेंटल राइट्स से, और उसे हम बाद में जब भी कभी ये इनकंसिस्टेंसी खत्म हो सकती है तब उसे हम वापस रिवाइव कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब वो लॉ जो है पार्लियामेंट ने अबॉलिश नहीं किया हो, यानी पार्लियामेंट ने अगर उस लॉ को अबॉलिश नहीं किया है तो वो डेड कहीं रह सकता है मॉरिबेंड कंडीशन में, और जैसे ही वो इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है वैसे ही हम उस लॉ को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहीं पे बात आई, आर्टिकल 13 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी ऐसा कोई भी लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले एग्जिस्टेंस में था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया उससे पहले जो लॉज थे, और वो लॉज उसके आने के बाद क्या हो जाते हैं? वॉइड हो जाते हैं, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिस्टेंस में नहीं रह जाते, तो उस केस में उन लॉ को जो है हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर उन्हें हम मॉरिबेंड कंडीशन में डाल सकते हैं, यानी जब भी कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा और अगर वो इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाती है तो हम उन लॉज को वापस से रिवाइव जो है वो कर सकते हैं। वैसे ही पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो इट्स इजी कि अगर कोई लॉ आया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में वो नहीं है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में वो नहीं है, तो उसके अंदर या तो अमेंडमेंट कर दीजिए या फिर उस प्रोविजन को हटा दीजिए। तो इस तरीके से आर्टिकल 13 के थ्रू हमें प्रोविजन मिला और उसी के थ्रू हमने ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है वो डिराइव की। जब हम डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की बात करते हैं तो जो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के लिए, वो क्या है? सबसे पहली बात तो कि जो लॉ की हम बात कर रहे हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होना चाहिए। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद जब हम लॉज बना रहे हैं, तो हमें क्लियरली पता है कि क्या वैलिड है, क्या इनवैलिड है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में है और क्या नहीं। ये प्रॉब्लम कब आती है? जब हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी तब के लॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। तो तब हमें कैसे पता चलेगा कि आगे जो बनने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन उसके क्या प्रोविजंस हैं? तो ये जो है डॉक्ट्राइन कहाँ लगती है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंदर। दूसरी चीज कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होनी चाहिए, यानी अगर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डेंस में नहीं है तो ही हम ये डॉक्ट्राइन अप्लाई करें।
तीसरी चीज कि इस डॉक्ट्राइन के अंदर जो लॉ होता है वो डेड डिक्लेयर नहीं होता, सिर्फ इनऑपरेटिव डिक्लेयर होता है। यानी ये नहीं कि पूरा का पूरा लॉ को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें, बल्कि हम क्या देखेंगे कि वो जो लॉ है वो इनऑपरेटिव है, वो मॉरिबंड कंडीशन में है, वो ओवरशैडो हो गया है किससे, हमारे फंडामेंटल राइट से। और जैसे ही वो इनकंसिस्टेंसी दूर होगी वैसे ही वो ऑटोमेटिकली जो है ऑपरेटिव लॉ बन जाएगा। तो ये है इन शॉर्ट अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं जिसके बारे में हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। जैसे कि इसमें केस है केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में जो इशू था, जिस पेटिशनर को जिस एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किया था, वो एक्ट है इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट। और उसे प्रोसिक्यूट क्यों किया जा रहा था, उसे किस बात की सजा मिल रही थी, उसे एक पैम्पलेट को पब्लिश करने के लिए सजा मिल रही थी जिसे उसने बिना परमिशन के पब्लिश कर दिया था। अब ये जो केस था, ये केस किस एक्ट का था, ये एक्ट था 1931 का, यानी तब का जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो जब ये केस पेंडिंग था उसी दौरान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आ गया। It came into force, our constitution came into force, and उसी की वजह से जो है क्वेश्चंस रेज हुए कि ये जो एक्ट है, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट, इसका जो नेचर है वो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए या रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिव यानी लॉ जो है, जो आज की तारीख में अगर कोई लॉ बनाया गया है तो वो अब आगे आने वाले केसेस पे ही अप्लाई होगा, पिछले जो केसेस हैं उन पे कुछ एप्लीकेशन नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव केसेस में क्या होता है, एक्ट भले ही आज आया है लेकिन इसका जो इसका जो एप्लीकेशन है वो इससे पहले जो पुराने केसेस हैं उन पे भी हो सकता है। तो इसी को लेके डिस्प्यूट था कि ये जो एक्ट है इसका जो नेचर है, ये जो क्वेश्चन रेज हुआ है कोर्ट के अंदर, ये प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो वॉइड है कि इसे वॉइड डिक्लेयर करें या ना करें, रेट्रोस्पेक्टिव माने या प्रोस्पेक्टिव माने, उसे क्या समझे वो समझना पड़ा। तो क्वेश्चन था कोर्ट के सामने कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो आर्टिकल 19(1)(a) के वॉयलेशन में है। आर्टिकल 19(1)(a) क्या बोलता है, आर्टिकल 19(1)(a) बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें कोर्ट के सामने क्या कहा गया कि ये जो एक्ट है कि उसने कुछ पब्लिश किया बिना परमिशन के, ये अगर आज की तारीख में देखा जाए तो इट्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो अपना जो सोच रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है थ्रू दिस सेक्शन। तो इसी तरीके से इस बात को कोर्ट को इसको देखना था कि इस एक्ट को जो है, ये पर्टिकुलर एक्ट को जो कोर्ट के सामने जो इशू है, इसको हम प्रोस्पेक्टिव उससे देखें या रेट्रोस्पेक्टिव थ्रू के देखें। तो कोर्ट ने क्या आंसर दिया, कोर्ट ने आंसर ये दिया कि द एक्ट इज वॉइड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द वॉयलेशन ऑफ दैट वर्ड। ठीक है, तो जो वर्ड है उसी की वजह से जो है पूरे एक्ट को हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करते। तो आर्टिकल 13 का मतलब क्या है, आर्टिकल 13 का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी चीज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में है उसको हम जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या कहा कि सिर्फ उस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से हम पूरे के पूरे एक्ट को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करते थे। तो किसी एक प्रोविजन की वजह से जो है पूरा का पूरा स्टैट्यूट जो है उसे रिपील नहीं किया जा सकता। तो ये बात कोर्ट ने समझी और इस केस के अंदर कहा। वैसा ही केस है FN बलसारा का केस, जहाँ पे इशू था सेक्शन 13B ऑफ द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1949। और यहाँ पे ये डिक्लेयर किया था कि ये जो सेक्शन 13 सब क्लॉज B है इसे वॉइड डिक्लेयर किया जाए क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 19 के 1F के वॉयलेशन में है। यहाँ पे वापस से कोर्ट ने सेम बात कही कि सिर्फ एक एक्ट के एक प्रोविजन की वजह से हम पूरे के पूरे एक्ट को जो है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सो वॉयलेटिव पार्ट भले ही वो पार्ट 3 के वॉयलेशन में है लेकिन उससे पूरे के पूरे स्टैट्यूट को इनऑपरेटिव डिक्लेयर नहीं कर सकते और ये बात इसके अंदर भी समझी गई।
तो इसीलिए ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली इम्पोर्टेंट है हमारे जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनके लिए। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है किसी भी लीगल मैटर्स के रिगार्डिंग या लॉ एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो आप लोग अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। थैंक यू वेरी मच।